हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम जो है कंप्लीट फॉरेस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके हम पार्ट 11 तक आ चुके हैं। और आपने जैसे कि आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में और फॉरेस्ट मेंस के बारे में, सिलेबस के बारे में और उसकी क्लासेस के बारे में हमसे काफ़ी सारी क्वेरी पूछ रहे हैं। तो हम इस वीडियो के आखिरी में आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दे देंगे। तो पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम आपको सारा कुछ बता देंगे कि हम फॉरेस्ट मेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं और हमारी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हर हर 2 साल में इसे एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम काफ़ी सारे लंबे वीडियोस में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का मटेरियल है। इससे आप नोटिस कर लीजिएगा कि किसी भी फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम में ऐसा होता ही नहीं है कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे कोई सवाल ना आए। जैसे हाल ही में अभी एमपीपीएससी का फॉरेस्ट मीन्स का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो लॉन्च की गई है, ये मिस्टर भूपेंद्र यादव जो हैं, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से आते हैं, उन्होंने इसे पब्लिश किया, लॉन्च किया है। इसका एडिशन जो है वो 17th है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहली बार 1987 से शुरू हुई थी, उसके बाद से ये हर 2 साल में पब्लिश होती जाती है। तो इसे अब ये जो इसका एडिशन है वो 17th आया है। इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये कब कब पब्लिश होती है, बाइनियल, इसका मतलब होता है हर 2 साल में। और इस रिपोर्ट का जो नेम है वो क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रिटन मीन्स एग्जाम लिख रहे होते हैं तो सब लोग इसे फॉरेस्ट रिपोर्ट करके मतलब काफी ज्यादा प्रचलित नाम याद कर लेते हैं। लेकिन आप जब भी मीन्स का एग्जाम रिटन में लिखते हैं, अभी तो आपका जो फॉरेस्ट मीन्स है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये जो है आपको मेंस में रिटन लिखना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट का जो नाम होता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते, क्योंकि आपने ऑथेंटिक रिपोर्ट का नाम नहीं लिखा। तो इसका ऑथेंटिक नाम ये है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे रिलीज कौन करता है, इसे रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पिछले बार जो हमने इंस्टीट्यूशन वाला जो लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। हालांकि हम उसे फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो ये जो रिपोर्ट निकालता है उसको, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस में इसकी रिपोर्ट्स जाती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी रिपोर्ट्स को दिखता है। तो मतलब ये एक काफी इम्पोर्टेंट सर्वे हो जाता है हमारे यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। तो उसे, यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिए। और हाँ, इसके साथ पैरेलली हम इस जो फॉरेस्ट्री है उसे हम हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने दूसरे टॉपिक से शुरू किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो आप चाहें तो वहां से भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है, यदि आप एमपीपीएससी फॉरेस्ट मींस की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ऑब्जेक्टिव है। तो आप चाहे इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, आपको बस नॉलेज होना चाहिए। तो आप चाहें तो हमारे हिंदी के वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, जो एक सेपरेट प्ले लिस्ट में इसी चैनल में अवेलेबल है। तो आइए पहले हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये इस तरह का लोगो है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। ये क्या करती है, असेसमेंट करती है, मॉनिटरिंग करती है ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट के जो वन के हमारे यहाँ जो संसाधन है उनका असेसमेंट यानी कि उनका कैलकुलेट करती है और उनको मॉनिटर करती है कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में ऑफ इंडिया रेगुलरली, हमेशा, हर रेगुलरली मतलब
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि हमने देखा कि ये बाइनियल है, तो हर 2 साल में ये लोग जो है रेगुलरली हर 2 साल में अपना जो डेटा है वो पब्लिश करते हैं। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज और जोड़ लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश्ड। ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1981 में बना था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ये जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है वो बनाया गया था 1976 में, तो उसकी रिपोर्ट जो आई थी तो उसमें बताया गया था कि एक ऐसा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जैसा एक संस्थान होना चाहिए देश में जो कि हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करे, मॉनिटरिंग करे और हमें एक डेटा पब्लिश करे। तो उन्होंने बना दिया, कब बना दिया? 1981 में बना दिया। तो आइए फिर तो आगे देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून उत्तराखंड में है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये मेजर नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मतलब ये जो मेजर सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में उनमें से एक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रीकर्सर, मतलब इसका जो पूर्ववर्ती संस्थान, यानी इससे पहले कुछ इसका नाम था, ये संस्थान था, उसका नाम फिर बदल गया। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीकर्सर है वो है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि प्रिस्पर। पहले इसका नाम PISFR था, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। A project started in 1965 with an aid from UNDP and फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते होंगे कि UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली दो संस्थाएं हैं, जिनके बारे में आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि ये जो संस्थान है ये क्या करते हैं, ये इंटरनेशनली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन का नेटवर्क है, जिसमें आप जानते होंगे कि 193 देश जुड़े हुए हैं, तो उनके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका पूरा ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा एक उन्होंने प्रोग्राम सा बनाया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज करके हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, 1965 में स्टार्ट किया था। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? ताकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उनका सर्वे कर सके, उनके बारे में डिटेल में लिख सके, मतलब एक डाटा मेंटेन कर सके कि कितना फॉरेस्ट रिसोर्सेज है इस दुनिया में। तो हर पहले पहले दुनिया का अगर निकालना है तो आप जानते होंगे हर देश से पूछना पड़ेगा कि आपका फॉरेस्ट सर्वे का क्या क्या रिसोर्सेज है। फिर जो पूरा देश है आप जानते होंगे पूरी हायरार्की चलेगी कि जो पूरा जैसे इंडिया है तो वो अपने पूरे स्टेट से पूछेगा कि आपका फॉरेस्ट सर्वे का असेसमेंट बता दीजिए। फिर सारी स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेंगे, फिर ब्लॉक वाइज, फिर अगर आप और नीचे जाएंगे तो फिर ये मतलब ब्लॉक के बाद क्या आएगा, बीट वाइज। तो इस तरह से ये जब पूरा डेटा कलेक्ट होगा तो ये पहुंच जाएगा यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसे बता पाएंगे। तो इसलिए जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका प्रीकर्सर कौन था? प्रिस्पर, यानी कि प्री इन्वेस्टमेंट प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज था। इसने ये जो एक प्रोजेक्ट था 1965 में चला था, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मिलके उन दोनों ने साथ में चलाया था। फिर पब्लिकेशंस क्या है? इनका पब्लिकेशन है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ये जो संस्थान है ये जो अपना डेटा जो अपना काम करता है वो एक बुक में लिखता है जो कि उसका पब्लिकेशन कहलाता है, जो हर 2 साल में आता है। तो उसकी अभी 17वीं रिपोर्ट आई है, 17th एडिशन आया है 2021 का, और अब ये कब तक वैलिड होगा? 2023 तक, क्योंकि अगला एडिशन जो है वो अब 2 साल बाद आएगा। तो 2021 का तक का ये डेटा 17th एडिशन है। इसके बाद जो 18th एडिशन होगा वो 2023 तक का होगा, जो उसके अगले साल, जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 अभी नहीं चल रहा, अभी 2022 चल रहा है, तो उसका उसमें आया है इसका रिपोर्ट, तो वहां पे 2024 में आएगा 2023 तक के पूरे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डेटा कलेक्शन। तो ये आपको हम याद रखना है कि ये 17th एडिशन था। 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो इसका पूरा प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब बना था, तो ये 1965 आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, FSI का, वो देहरादून में है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए थे। मैं मोटा-मोटा बता देती हूँ ऐसे ही कि इसमें क्या है कि ये पूरा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है बाइनली आती है। फिर ये बाइनली का मतलब होता है हर 2 साल में आती है। फिर ये हमारे यहाँ के फॉरेस्ट कवर का लेटेस्ट डेटा पब्लिश करता है। फिर ये जो है डेटाबेस मेंटेन करता है। ये सारा जो डेटा है कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, स्टोर करता है, फिर उसका डेटाबेस बनाता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज क्या क्या करते हैं ये लोग, जीआईएस मैपिंग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, फिर रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। मतलब और तो इसका इससे क्या पता चला कि ये जो है ये सैटेलाइट बेस्ड डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डेटा आया ये जो है ये हमारे यहाँ पे सैटेलाइट से फोटो खींची गई फोटो के आधार पर आता है। उसके बाद इसके थीमेटिक्स मैप बनाते हैं ये, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। तो इस तरह से एफएसआई के हजारों काम है। तो हमें इससे समझ आ गया कि हम ये जो है ये डेटा एनालिटिक्स से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, मैप बनाता है, सर्वे करता है, सैटेलाइट यूज करता है। इसका सैटेलाइट का नाम रिसोर्स सेट 2 है। अभी लेटेस्ट जो हम एफएसआई जो डेटा के लिए यूज कर रहा है उसका सैटेलाइट का नाम है रिसोर्स सेट 2। तो और ये जो डेटा है आप इस मेथोडोलॉजी से समझ सकते हैं कि कितना ऑथेंटिक डेटा होता है, इसके पीछे कितना डिटेल रिसर्च की जाती है। तो ये इस तरह से क्या होता है, एरिया स्टैटिक्स मैप, इस तरह से ये आपको याद नहीं रखना है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये डेटा को बनाने के लिए कितने चरणों से उसे गुजरते हुए एक पूरा कंप्लीट मैप बनता है। तो ये जो है ये एक काफी रिसर्च और डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको वो काफी ज्यादा थीमेटिक मॉडल्स के थ्रू इसे स्टडी करते हैं, फिर वो मैप्स बनाते हैं, फिर उससे डेटा कलेक्शन होता है, फिर उसका डेटा एनालिसिस होता है। इस तरह से जो है एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम करता है। तो ये कोई ऐसे मतलब सिर्फ मतलब अनुमान के आधार पर नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च और मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर बनने वाला रिपोर्ट है। तो इसकी हम ऑथेंटिसिटी को समझ सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है और कितना बेहतर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है एफएसआई। तो अब जैसे कि एफएसआई ने डेटा बना दिया, लेकिन ये काम किसको देगा, तो वो देगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। ये उसका लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। तो ये जो मिनिस्ट्री है यही हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे मतलब देखने के लिए। ओके, तो फिर हम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो ये जो है मिनिस्ट्री ये 1985 में बनी थी, जैसे कि आप जानते होंगे, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 1984 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से इस दुनिया ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस माहौल बना लिया था, और सबने लगभग हर देश ने उसके बाद अपने देश में, अपने देश के स्टेट्स में एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी। तो ऐसा क्या हुआ था 2 से 3 दिसंबर को, 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वो एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी थी। उसने क्या किया था कि उसके यहाँ पे कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस जो है लीक कर गई थी। लीक करने से क्या हुआ था कि उस कंपनी के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनकी काफी किलोमीटर्स की रेडियस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पेड़ हो गए, जानवर हो गए, लोग हो गए, आम आदमी हो गया, कोई भी व्यक्ति उसको ये गैस उसने इनहेल कर लिया। इनहेल करने से क्या हुआ कि इससे उसके बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आई और काफी सारे लोगों की डेथ हो गई। और जो लोग जिंदा रह भी गए उन्हें काफी सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आई, डिफॉर्मिटीज हुई। इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब इस बात की आलोचना की गई। फिर एनवायरनमेंट को एज अ कंसर्न देखना शुरू किया गया। फिर एनवायरनमेंट के बारे में काफी सारे प्रोग्राम्स चले, मिनिस्ट्री बनी। तो हमने भी अपनी एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाई। बाद में इसमें क्लाइमेट चेंज नाम का शब्द जुड़ा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाई 1985। 1984 को केस हुआ दिसंबर में, 1985 में मिनिस्ट्री बना ली। तो द मेन एम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज टू कैरी आउट द प्लानिंग एंड implementation of environmental policies that will
will have the following objectives in mind। अब आप environmental policies नाम से शब्द समझ जाएंगे कि जो environmental policies जो थी, जैसे कि हम जानते हैं कि 1972 में जो पहला कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसे हम एनवायरमेंट कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या हुआ था कि एनवायरमेंट को एज अ कंसर्न लिया गया था। उसमें ये देखा गया था कि हाँ, एनवायरमेंट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है पॉलिसीज मेकिंग में। तो सारे देशों ने क्या किया, पॉलिसी मेकिंग में एनवायरमेंट को भी जगह दी, जिसमें एक दूसरे के देश के एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब की चीज चर्चा की गई। और जो कंट्रीज थी जो पोल्यूशन कर रही थी, विकास के नाम पे जो पोल्यूशन कर रही थी, प्रदूषण कर रही थी, उन पर मतलब एक तरह से एक रोक लगाई गई, प्रतिबंध लगाने की बात हुई। लोगों को बांटा गया, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, यानी कि उन्हें ऐसे लिस्टिंग की गई कि कौन से देश जो हैं जो अपने विकास के यात्रा में काफी सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, और कौन से देश जो हैं जो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस प्रदूषण की वजह से या अपने विकास के पिछड़ेपन की वजह से इन सब जो पर्यावरण के संबंध में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम यूनिट 4 की जब बात कर रहे होंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूनेप बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना। फिर एनवायरमेंटल पॉलिसीज का एक तरह से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड सा चल गया, जैसे 1972 के बाद से एक ट्रेंड सा आने लगा कि पहले प्रोजेक्ट टाइगर चला 1973 में, फिर उसके बाद 1971 में, मतलब उसके पहले रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को लेकर। तो एक तरह से मतलब एक ट्रेंड सा बन गया कि इन्वायरमेंट जहां जहां भी उन्हें इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम्स नजर आने लगी, वहां पर इससे संबंध में कन्वेंशन होने लगे। फिर कन्वेंशन होने के बाद उन्हें रोकने के मेजर्स क्रिएट करने लगे लोग उनको रोकने के लिए बड़े बड़े कन्वेंशन करने के बाद बहुत सारे मतलब प्रतिबंध लगाए जाते थे। फिर अपने जो भी मॉडल वो लोग विकास का यूज कर रहे थे, ग्रोथ मॉडल यूज कर रहे थे, इकोनॉमी यूज कर रहे थे, तो उसको एज अ कंसर्न यूज करने लगे और अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाने लगे। तो इस तरह से हम उसे यूनिट 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या होती हैं। जैसे कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखते हैं जो 1986 में बना था, तो उसमें हमने देखा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स कर सकते थे वो सारी लिस्टिंग की गई। फिर जो इस चीज को नहीं मानेगा, जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करती हैं और जो वेस्ट वाटर होता है उसे उसे सीधा का सीधा नदियों में छोड़ देती है या समुद्र या तालाब में छोड़ देती है। उससे वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रभावित होती है। फिर जो लोग जैसे कि आप देखते होंगे कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें बहुत सारा पहले कोयला जलाना पड़ता है, फिर उससे वो लोग लोहा पिघला के या जो भी स्टील बनाते हैं। लेकिन जब वो ये कोयला इतना सारा जलाते हैं तो जहाँ से उत्खनन होता है, फिर वहां से फिर वो जलाने के लिए उसका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा जो होता है चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इन सब चीजों से ये सारा का सारा जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न का टॉपिक हो जाता है, जिसमें ये लोग इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कर रहे होते हैं, तो उनपे लगते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित एक्ट, पॉलिसीज, ताकि वो इस चीज को कम से कम करें। और यदि वो इसके बाहर जाते हैं, इस दायरे के बाहर, तो वो इस पे पेनल्टी और पनिशमेंट को भी फेस करते हैं। तो इस तरह से एनवायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में जो ये पूरा काम का देखरेख कौन करता है, ये हमारी मिनिस्ट्री इससे संबंधित लॉ बनाती है, फिर इसके रेगुलेशंस को देखती है। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, ये एनवायरमेंट से संबंधित एकमात्र मिनिस्ट्री है जो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज को, फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, इन सब को एज अ कंसर्न उनकी पेरेंट इंडस्ट्री, उनकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। तो उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि हमने देखा कि ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि ये करती है कंजर्वेशन और सर्वे किसका, फ्लोरा यानी कि ऐसे संसाधनों का जो फॉरेस्ट है, प्लांट है, मतलब पादप संसाधनों का। उसके बाद फौना क्या होता है, एनिमल्स का, ये प्लांट्स का, ये एनिमल्स का, ये फॉरेस्ट का।
और वाइल्ड लाइफ का। तो इस तरह से ये कंजर्वेशन करती है और सर्वे करती है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मैंने अभी बताया कि पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा यही मिनिस्ट्री जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ताकि जो पोल्यूशन करे उसे ये लोग पेनल्टी लगा सके, पनिशमेंट दे सके। इस तरह से उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल करती है। फिर एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज, जैसे जो भी इस देश में डिग्रेडेड एरियाज हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जो खराब हो गए हैं, जिनके जिनके फॉरेस्ट को जला दिया गया है, या ग्रोथ के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे खराब कर दिया गया है, तो वहां पर ये लोग एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि पेड़ लगवाते हैं, उस एरिया का रीजनरेशन करते हैं, यानी कि उसे बेहतर बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारी देखरेख कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आइए फिर आगे चलते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको और हमसे क्या क्या चाहिए, और आप क्या क्या सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, जो क्वेरी आ रही है कि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप हमसे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, या हम ये सब्जेक्ट फॉरेस्ट मीन्स का कंप्लीट क्लास कैसे करेंगे, तो हम जो है आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में आप यदि जाएंगे, तो वहां पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो आप उससे बेझिझक उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ दिनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। आप लोग जो भी डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस हैं, हम इंदौर में हैं तो इंदौर में ही हो पाएंगी। जो भी ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए भी व्यवस्था करना चाहेंगे। तो हम पूरा फॉरेस्ट मीन्स आपको पढ़ा देंगे, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा देंगे, क्लासेस इंदौर में होंगी। और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप हमारे अबाउट सेक्शन में चाहे तो उस नंबर पे फोन फोन नंबर दिया हुआ है, उस पे आप डायरेक्ट कॉल करके कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, या टेलीग्राम चैनल में हम डिटेल्स को अपलोड कर देंगे कि हम कैसे ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन बैच को शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा फॉरेस्ट मीन्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ओके, थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे